नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ से क्या मुलाकात हुई, उनके सारे सुरताल बदल गए और नेपाल के जिस नए नक्शे को लेकर भारत के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे थे, उस नक्शे को भी भूल गए। ओली ने विजयदशमी की बधाई के लिए ट्वीट किया और दिलचस्प बात यह रही कि इस ट्वीट में उन्होंने नेपाल के पुराने नक्शे का इस्तेमाल किया। नेपाल और भारत के बीच विवाद की जड़ नेपाल का नया नक्शा है, जिसमें उसने भारतीय इलाकों पर दावा किया। माना जा रहा है कि अब तक भारत नेपाल सीमा विवाद पर सख्त रवैया अपनाए पीएम केपी शर्मा ओली के रुख में रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल से मुलाकात के बाद बदलाव आया है। गोयल ने अकेले में ओली से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की थी। यही नहीं, भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी अगले महीने नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं। लेकिन रॉ चीफ से मुलाकात करने के बाद ओली अपने देश में विवादों में फंस गए हैं। रॉ चीफ से ओली की मुलाकात के बाद उनकी ही पार्टी के नेताओं ने उन पर निशाना साधा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं ने पीएम ओली पर कूटनीतिक नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भीम रावल ने कहा कि रॉ प्रमुख गोयल और प्रधानमंत्री ओली के बीच जो बैठक हुई वह कूटनीतिक नियमों के विरुद्ध है। इससे नेपाल के राष्ट्र हितों की पूर्ति नहीं हुई। रावल ने कहा, चूंकि ये बैठक विदेश मंत्रालय के संबंधित संभाग के साथ बिना परामर्श के गैर पारदर्शी तरीके से हुई है, ऐसे में इससे हमारी राजकीय प्रणाली कमजोर भी होगी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के प्रकोष्ठ के उप प्रमुख विष्णु रिजाल ने कहा कि कूटनीति नेताओं के द्वारा नहीं बल्कि राजनयिकों द्वारा संभाली जानी चाहिए। रॉ प्रमुख की यात्रा पर वर्तमान संशय कूटनीति राजनेताओं द्वारा संभाले जाने का परिणाम है। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय नेता गगन थापा ने ट्वीट किया और कहा, ये बैठक न केवल कूटनीतिक नियमों का उल्लंघन है बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा भी पैदा करती है। इसकी जांच की जानी चाहिए। पहले ये खबर भी आई थी कि रॉ चीफ गोयल ने पीएम ओली से मुलाकात से पहले नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की थी। हालांकि इन तीनों नेताओं ने गोयल के साथ अपनी मुलाकात की खबरों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था। नेपाली प्रधानमंत्री ओली के साथ बैठक की पुष्टि करते हुए प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने कहा कि रॉ चीफ गोयल ने पीएम ओली से मुलाकात की है। थापा ने इस बैठक का विवरण देने से इनकार कर दिया। नेपाली विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस बैठक के दौरान उनके मंत्रालय से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कंगना रनौत से उद्धव ठाकरे की किस कदर ठनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे बोलने लगे तो इस मौके पर भी कंगना का जिक्र करना नहीं भूले। शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने कंगना को लेकर अपनी पूरी भड़ास निकाली और उसे नमक हराम तक कह दिया। उद्धव ठाकरे की इस टिप्पणी का करारा जवाब कंगना ने भी दिया। उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए कंगना पर हमला किया तो कंगना ने नाम लेकर उद्धव ठाकरे पर जोरदार पलटवार किया। शिवसेना की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, उनके परिवार, यहां तक कि आदित्य ठाकरे पर काफी कीचड़ उछाला गया। उन्होंने अपने संबोधन में कंगना के ट्वीट का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से की थी। उद्धव ने आगे कहा, किसी ने कहा था कि मुंबई पीओके की तरह है। ये लोग मुंबई में काम करने आते हैं और फिर शहर का नाम खराब करते हैं। ये एक तरह की नमक हरामी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक ऐसी कहानी बनाई है जैसे मुंबई और पूरा महाराष्ट्र एक ड्रग हेवन है और यहाँ पर सब ड्रग एडिक्ट हैं। मुंबई और महाराष्ट्र की बेइज्जती करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उद्धव ठाकरे से पहले शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने भी अपने एक बयान में कंगना रनौत को हरामखोर बोल दिया था, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट की फटकार भी खानी पड़ी। उद्धव के इस बयान के बाद कंगना रनौत ने सोमवार को ट्वीट कर पलटवार किया। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, ठीक जैसे हिमालय की खूबसूरती हर भारतीय की है, ठीक वैसे ही मुंबई जो मौका देती है वह हम सभी से संबंधित है। ये दोनों ही मेरे घर हैं। उद्धव ठाकरे, आप हमसे हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनने और हमें बांटने की कोशिश मत कीजिए। आपके गंदे भाषण आपकी नाकाबिलियत का अश्लील प्रदर्शन है। असल में सुशांत सिंह राजपूत के केस में कंगना रनौत लगातार महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर संगीन आरोप लगाती रही हैं। उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी और कहा था कि मुंबई में उन्हें डर लगता है। इसके बाद
शिवसेना ने कंगना की तीखी आलोचना की थी। इस बीच मुंबई में कई याचिकाओं के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कंगना के खिलाफ राजद्रोह और सांप्रदायिकता फैलाने का मामला दर्ज किया। मुंबई पुलिस ने कंगना और उनकी बहन रंगोली को पूछताछ के लिए समन भी भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश करने में जुटी महबूबा मुफ्ती को करारा झटका लगा है। तिरंगे का अपमान करना महबूबा मुफ्ती को भारी पड़ने लगा है। एक तरफ महबूबा के खिलाफ कश्मीर से लेकर देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ महबूबा की पार्टी पीडीपी के 3 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। पीडीपी से इस्तीफा देने वाले तीनों नेता टीएस बाजवा, वेद महाजन और हुसैन वफा ने पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को पत्र भी लिखा है, जिसमें नेताओं ने उनके बयान पर नाराजगी जताई। महबूबा मुफ्ती ने बीते दिनों बयान दिया था कि जब तक घाटी में आर्टिकल 370 के निरस्त करने का प्रावधान दोबारा नहीं हो जाता, तब तक वे कोई भी झंडा नहीं थामेंगी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को लिखे पत्र में टीएस बाजवा, वेद महाजन और हुसैन वफा ने कहा कि वे उनके कुछ कामों और बयानों, विशेष रूप से जो कि देशभक्ति की भावनाओं को आहत करते हैं, की वजह से असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका पार्टी में बने रहना मुश्किल है। इस कारण वे सब पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पीडीपी कार्यालय पर तिरंगा फहराकर अपना विरोध जताया था। काफी संख्या में बीजेपी वर्कर्स पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने वहां जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वे लाल चौक से क्लॉक टावर पर तिरंगा फहराने के लिए बढ़ रहे थे। कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। बीजेपी कुपवाड़ा यूनिट के कार्यकर्ता सोमवार को श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटाघर पहुंचे। उन्होंने वहां तिरंगा फहराने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में ले जाने के दौरान कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कुछ उसी अंदाज में हमला किया जिस तरह कम्युनिस्ट करते हैं। बीजेपी पर हमला करने के दौरान उद्धव ठाकरे ने गौमूत्र और गोबर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि हम पर हमला करने वालों के मुंह में गौमूत्र और बदन गोबर से लिपटा है और वे कहते हैं कि ये गोबर हमसे लिपट जाए, लेकिन हम साफ हैं। उद्धव ठाकरे के भाषण के बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने सवाल किया कि सावरकर के नाम से बने स्टेडियम में रैली की, लेकिन एक बार भी सावरकर का नाम नहीं लिया। बीजेपी विधायक अतुल भटखलकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे के दशहरा भाषण में न तो धर्मनिरपेक्षता थी, न ही हिंदुत्व। हम उद्धव ठाकरे को बताना चाहते हैं कि हम में से जो काली टोपी पहनते हैं उनके पास दिमाग है और हम सीएम पद के लिए हिंदुत्व के मूल्यों का व्यापार नहीं करते। अतुल भटखलकर ने कहा कि हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जिन्होंने कसाब को बिरयानी दी थी। हम याकूब मेनन की माफी को लेकर पैरवी करने वालों के साथ भी नहीं थे। सीएम उद्धव ने उन किसानों के बारे में भी कुछ उल्लेख नहीं किया जिन्होंने राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान झेला। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर जमकर बरसे थे। उद्धव ठाकरे ने उन्हें काली टोपी वाला कहकर संबोधित किया था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह आज राज्यपाल से मोहन भागवत के भाषण को सुनने के लिए कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का मतलब मंदिरों में की जाने वाली पूजा नहीं है और आप हमसे कह रहे हैं कि अगर आपने मंदिर नहीं खोले तो आप धर्मनिरपेक्ष बन रहे हैं। अगर आप काली टोपी के नीचे कुछ दिमाग रखते हैं तो भागवत का मुख्य भाषण को सुने। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि शिवसेना ने दशहरा रैली सावरकर सभागार में आयोजित करके हिंदुत्व पर सीख दी है। सवाल ये है कि सीएम उद्धव वीर सावरकर की प्रशंसा का एक भी शब्द क्यों नहीं बोले? शायद वो अपने नए दोस्तों से डरते हैं जो वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयानों का बार बार इस्तेमाल करते रहे हैं। बीजेपी पर हमला करने के दौरान उद्धव ठाकरे ने एक तरह से गौमूत्र का मजाक उड़ाया। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जो लोग हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं उनके मुंह गौमूत्र और गोबर से भरे हुए हैं। वह हमारे ऊपर गोबर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस आशा से कि हमें वो चिपक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम साफ हैं। ये वो लोग हैं जिनके खुद के कपड़े गौमूत्र व गोबर से लिपटे हैं। गौरतलब है कि पौराणिक आयुर्वेद उपचार में गौमूत्र एक जरूरी हिस्सा होता था और आज के समय में भी इसे हिंदुओं में पवित्र माना जाता है। गौमूत्र को लेकर अक्सर वामपंथी लोग हिंदुओं को निशाना बनाते रहे हैं। ऐसे में शिवसेना नेता द्वारा की गई टिप्पणी साफ दर्शाती है कि उनकी मंशा क्या है। खुद को राम भक्त कहने वाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट रूप से अपने संबोधन में गौमूत्र शब्द का इस्तेमाल करके हिंदू फोबिया पर टिप्पणी की है।
हालांकि यही शिवसेना कुछ समय पहले तक हिंदूवादी विचारधारा के कारण पहचानी जाती थी, मगर बाला साहब ठाकरे की छवि का इस्तेमाल करके पहले शिवसेना ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद सीएम की कुर्सी के लिए जाकर देश की सेक्युलर पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। साल 2019 में शिवसेना का ये दोहरा रवैया सीएए के दौरान भी देखने को मिला था, जिससे लोकसभा में तो पार्टी का समर्थन मिला, लेकिन राज्यसभा में वह इसका विरोध करने लगे। महाविकास अघाड़ी सरकार ने राज्य में उस आरक्षण को भी खत्म कर दिया जिसे मोदी सरकार पिछले साल गरीबों के लिए लेकर आई थी, ताकि शिक्षा व सरकारी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को फायदा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय ध्रुवीकरण को हवा दे दी। पहले चरण के मतदान के ऐन पहले का ये जातीय कार्ड उनको महंगा पड़ सकता है और महागठबंधन का पूरा खेल खराब हो सकता है। रोहतास में एक चुनावी जनसभा के दौरान उन्होंने अपने पिता के भूरा बाल साफ करो के नारे की याद दिला दी। उन्होंने कहा कि जब लालू यादव का राज था तो गरीब सीना तान कर राजपूतों के सामने चलते थे। तेजस्वी के इस बयान पर जनसभा में लोगों ने जमकर तालियां बजाईं। लालू राज को याद दिलाते हुए तेजस्वी ये भूल गए कि जिस प्रत्याशी का प्रचार करने में आए हैं वह अगड़ी जाति का है। तेजस्वी यादव के इस बयान ने डिहरी विधानसभा क्षेत्र के साथ ही पूरे बिहार के चुनावी तापमान को बढ़ा दिया है। तेजस्वी के भाषण में सवर्णों का विरोध साफ दिखाई पड़ रहा है। इस बयान को पिछड़ों की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह से मंडल कमीशन के बाद लालू यादव ने पिछड़ों को लामबंद किया, उसी तरह तेजस्वी भी लालू यादव के राज की याद दिलाकर उनकी भावनाओं को भुनाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा कि आरजेडी बिहार को जाति के टुकड़ों में बांटकर सियासत करना चाहती है। बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव ने पिछड़ी जातियों को अपने पाले में लामबंद करने के लिए अगड़ी जातियों के खिलाफ खुलकर बयान दिया था। उन्होंने भूरा बाल साफ करो यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाल यानी कायस्थ को खत्म करो का नारा दिया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपने पिता के नक्श कदम पर चलते हुए पिछड़ों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी के इस ध्रुवीकरण का असर भी दिखाई दे रहा है। आरजेडी के समर्थकों ने सवर्णों को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। वैशाली में इसी तरह का एक मामला सामने आया, जिसमें आरजेडी समर्थकों ने एक पुरोहित से जबरन तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि गले में पार्टी का पट्टा डालकर बदसलूकी भी की। इस मामले से संबंधित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने आरजेडी के सियासी मंशा को उजागर कर भविष्य के बिहार के बारे में पहले से सावधान कर दिया है। और इसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभाओं में आरजेडी समर्थक गुंडागर्दी करते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार के भाषण के दौरान लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगाना हो या नीतीश कुमार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना हो या फिर चुनावी जनसभा में हंगामा करना हो, आरजेडी समर्थक 15 साल पहले के लालू राज के आने का संकेत दे रहे हैं।